चलिए अब हम लोग आगे शुरू कर रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक है रिविजिटिंग इरैशनल नंबर्स। रिविजिटिंग इरैशनल नंबर्स। अब ध्यान से देखिए, तो सबसे पहले हम लोग को इरैशनल नंबर हमने 9th क्लास में पढ़ा था। इरैशनल नंबर क्या होता है? ऑब्वियसली इरैशनल नंबर के बारे में आपके पास कुछ जानकारी होगी कि वो नंबर जो p/q के फॉर्म में, मतलब रैशनल नंबर के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है, उसको हम लोग इरैशनल नंबर कहते हैं। ठीक है ना? जैसे आप ध्यान दीजिए तो इरैशनल नंबर के कई सारे एग्जांपल हैं। जैसे हमने बोला √2, √3, √5, ठीक है ना, फिर पाई, फिर 1.31, 33, फिर 1, 333, फिर 1, ऐसे चलते रहेगा। ये सब इरैशनल नंबर है। हम लोग इस तरह के इरैशनल नंबर की बात अभी कर रहे हैं, ठीक है ना? मतलब कोई भी प्राइम नंबर हो और उसका स्क्वायर रूट ले लें तो वो एक इरैशनल नंबर होता है, याद रखिएगा, ठीक है ना? तो इस तरह के क्वेश्चन को अब हम लोग प्रूव करेंगे, ठीक है ना? तो इरैशनल नंबर क्या होता है ये आपको क्लियर होना चाहिए। ध्यान से देखिए, मैंने नंबरों के बारे में 9th में डिटेल में पढ़ाया था, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि नंबर सिस्टम हुआ। नंबर सिस्टम में नेचुरल नंबर, फिर होल नंबर, फिर इंटीजर्स, फिर रैशनल नंबर, ठीक है? रैशनल नंबर निकला। फिर एक तरह का नंबर है इरैशनल, जो रैशनल नहीं था वो इरैशनल था। मतलब रैशनल नंबर क्या होता है? वो नंबर जो p/q के फॉर्म में होता है, जहां p और q दोनों इंटीजर्स होते हैं और q इज नॉट इक्वल टू 0। तो उस तरह के नंबरों को हम लोग रैशनल नंबर कहते हैं। और जो रैशनल नहीं होता है वो इरैशनल होता है, ठीक है ना? जैसे जो p/q के फॉर्म में नहीं एक्सप्रेस किया जा सकता है, उसको हम लोग इरैशनल कहते हैं। तो इरैशनल नंबर को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे और प्रूव करेंगे कि इस तरह के नंबर इरैशनल नंबर्स होते हैं, ठीक है ना? तो ये जो प्रूव करने के लिए हमारे पास एक थ्योरम है, उस थ्योरम को पहले हम समझने की कोशिश करें, ठीक है ना? तो ये थ्योरम क्या है, ठीक है ना? डेफिनेशंस मैं आपको लिख करके दे दिया हूं पहले, ठीक है ना? मतलब जो मैं आपको नोट दूंगा उसमें होगा। तो अभी आप ध्यान दीजिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। क्या बोल रहा है, क्या रिजल्ट है ये कि अगर p कोई एक प्राइम नंबर है, ठीक है ना, इफ p इज अ प्राइम नंबर and p डिवाइड्स a का स्क्वायर, ठीक है ना? मतलब कोई एक इंटीजर का स्क्वायर को डिवाइड करता है, देन p also divides a। मतलब अब तुम लोग ये क्या अजीब सी बात कह रहे हैं कि p एक प्राइम नंबर है और p अगर a स्क्वायर को डिवाइड करता है तो p a को भी डिवाइड करेगा। देखिए एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं कि 2 क्या है, 2 इज अ प्राइम नंबर। मैंने आपको नंबर सिस्टम जब ये चैप्टर शुरू किया तभी मैंने बोला था डेफिनेशन सारे क्लियर होने चाहिए, नहीं तो ये चैप्टर समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना? अब 2 एक प्राइम नंबर है। अब मैंने बोला कि सिंस 2 डिवाइड्स, मान लेते हैं 144, ठीक है ना? अब ध्यान से देखो, 144 इज डिविजिबल बाय 2। अब 144 क्या होता है? ये 12 का स्क्वायर होता है, ध्यान से देखो, है ना? तो अब देखिए 2 जो है वो 144 को डिवाइड करता है, तो 2 डिवाइड्स 12 आल्सो। देख सकते हो ये सही है ना? क्या बोल रहा है कि किसी भी नंबर के स्क्वायर को कोई प्राइम नंबर अगर डिवाइड करता है तो उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। देखिए 2 जो है वो 12 के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो 2 12 को भी डिवाइड करेगा, ठीक है ना? इसी तरह से कई सारे एग्जांपल हो सकते हैं। जैसे मैंने बोला 5 इज अ प्राइम नंबर, 5 इज अ प्राइम नंबर। आप बोल सकते हैं सिंस 5 डिवाइड्स, मान लेते हैं 225, है ना? अब 225 क्या है? 15 का स्क्वायर। तो सो 5 डिवाइड्स 15 आल्सो, है ना? आप देख सकते हो 15 5 से डिविजिबल होता है। क्यों? क्योंकि 15 का स्क्वायर 5 से डिविजिबल है। 15 का स्क्वायर क्या होता है? 225, ठीक है ना? तो ये जो थ्योरम है इसका इस्तेमाल हम लोग एक पर्टिकुलर तरह के क्वेश्चनों के लिए करेंगे। तो मैं ये थ्योरम यहाँ पे लिखे रहता हूँ, ठीक है ना? ये याद रखिए, इसको हम लोग यूज करेंगे, है ना? अब ध्यान से देखिए, इसमें जो
हम लोगों के पास क्वेश्चन किस तरह के हो सकते हैं, दो तरह के क्वेश्चन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, मान लीजिए मैंने बोला प्रूव दैट रूट 7, क्वेश्चन है प्रूव दैट रूट 7 इज इररेशनल, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या है, प्रूव दैट रूट 7 इज इररेशनल, मतलब रूट 7 एक इररेशनल नंबर है, आप प्रूव करिए। तो हमने क्या मान लिया, लेट, ध्यान से देखो, ये जो हम लोग प्रूव करने जा रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ज्यादातर ये एक एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। और इस प्रूफ करने के तरीके को हम लोग बोलते हैं प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन। अब ये प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन क्यों कहते हैं इसको, क्योंकि हम लोगों को जो प्रूफ करना होता है, हम लोग जैसे मान लीजिए मुझे किसी पर्टिकुलर जगह जाना है, तो मैं क्या करता हूँ, वो रास्ता फॉलो करता हूँ। पर यहाँ पे हम लोगों को प्रूफ क्या करना है कि रूट 7 इररेशनल है। तो हम लोग इररेशनल लेके इरेशनल की तरफ नहीं बढ़ रहे, हम लोग उसको उल्टा मान के चलते हैं। मतलब इरेशनल का उल्टा क्या होगा, रैशनल। तो हम लोग इसमें उल्टा मान के चलते हैं, इसलिए, और बाद में जाके जो रिजल्ट आता है वो गलत आ जाता है। तो हम लोग बोलते हैं क्योंकि हमने स्टार्टिंग में गलत माना था इसीलिए ये गलत आया है, इसीलिए जो हमने माना था उसका उल्टा सही है, ठीक है ना। अब ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा है, पर इसको प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन कहा जाता है, ठीक है ना। अब मैंने मान लिया लेट रूट 7 इज अ रैशनल नंबर, ठीक है ना। मतलब मुझे इरेशनल प्रूव करना है, पर मैंने मान लिया रूट 7 रैशनल। अब अगर रूट 7 रैशनल है तो रूट 7 इज इक्वल टू क्या होगा, a by b, where a and b are, डायरेक्टली मैं लिख सकता हूं को-प्राइम। ध्यान दीजिए, कभी कभी क्या होता है, जैसे रूट 7 इज इक्वल टू a by b लिखा, अब ये को-प्राइम, मान लीजिए को-प्राइम का बेसिक मतलब क्या होता है, मान लीजिए मैंने आपको दिया 4/16, तो आप बोलोगे सर ये तो कट रहा है, तो ये 4 1 जा 4 4 4 जा 16, तो अल्टीमेटली ये क्या हो जाएगा 1/4, है ना। तो ये इसका लोएस्ट टर्म है। तो इस जब लोएस्ट टर्म में होता है कोई चीज, तो हम लोग बोलते हैं कि ये दोनों क्या है, को-प्राइम, ठीक है ना। उसी तरह से मैंने मान लिया कि रूट 7 इज इक्वल टू a by b है, दोनों लोएस्ट टर्म में ही है, ये आप डायरेक्टली भी मान सकते हो, और मैं जो आपको नोट्स प्रोवाइड करूंगा उसमें एनसीईआरटी के तरीके से मैं लिख के दे दूंगा, ठीक है ना। तो ठीक है, मैंने मान लिया। अब ऐसा होगा, फिर मैंने क्या किया, इसको मैं, क्योंकि अब ये लोएस्ट टर्म में नहीं हो सकता, इसलिए बिल्कुल लोएस्ट टर्म में ही है, तो b रूट 7 इज इक्वल टू a, ठीक है ना, क्लियर है। अब मैंने क्या किया, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, तो b रूट 7 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, a का स्क्वायर, तो 7b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, या b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर बाय 7। ध्यान से देखिए, ठीक है ना, इसके बाद ही ट्रिक है, ठीक है ना। अब आप ध्यान से देखिए, सिंस a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 7, है ना, a स्क्वायर बाय 7 b स्क्वायर आ रहा है, इसका मतलब a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 7, ठीक है ना। सो a इज डिविजिबल बाय 7, सो a भी 7 से डिविजिबल होगा बाय, बिकॉज ऑफ दिस थ्योरम, ठीक है ना। हम लोग को ये थ्योरम जस्ट बोल देना होगा, ये थ्योरम, ठीक है ना। तो ठीक है ना, यहां तक क्लियर है। सो a इज डिविजिबल, ठीक है ना। तो व्हाट वी कैन से, तो देयरफॉर, सो लेट a इज इक्वल टू 7c मान लिया मैंने, क्यों, कोई भी नंबर, जैसे मैं बोल रहा हूं एक नंबर 7 से डिविजिबल है, इसका मतलब मान लीजिए कोई नंबर सोचिए जैसे 14, वो 7 से डिविजिबल है, तो उसको 7 into 2 लिख सकता हूं, है ना। उसी तरह a स्क्वायर, a इज डिविजिबल बाय 7 है, तो उसको 7 into समथिंग लिख दिया, ठीक है ना। फॉर सम इंटीजर c, ठीक है ना, क्लियर है। अब इसको मैंने क्या किया, इसको मैं इस फर्स्ट में a की जगह 7c पुट करूंगा, तो पुटिंग a इज इक्वल टू 7c इन फर्स्ट, क्या मिला, वी गेट, क्या मिला हमें, 7b स्क्वायर इज इक्वल टू 7c का होल स्क्वायर, मतलब मैंने a की जगह 7c कर दिया, ठीक है ना। तो 7b स्क्वायर इज इक्वल टू 49c स्क्वायर, ठीक है ना। तो b स्क्वायर इज इक्वल टू 7c स्क्वायर, ठीक है। आई होप यहां तक क्लियर है। अब देखिए इसके आगे मैं यहां पे कर रहा हूं,
तो ये क्या हो गया, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ बी स्क्वायर बाई 7 इज इक्वल टू सी स्क्वायर, है ना, ये 7 नीचे चला गया। इसका मतलब हम लोग वही सेम चीज कि बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 7, so b is also divisible by 7, सेम यही रीजन कॉज कर, ठीक है ना, डिविजिबल बाय 7। तो इसका मतलब क्या हुआ कि a भी 7 से डिविजिबल है और b भी 7 से डिविजिबल है। इसका मतलब क्या हो गया, तो देयरफॉर, ठीक है ना, a and b have a common factor of 7, ठीक है ना, मतलब a और b में एक और कॉमन फैक्टर आ गया, ठीक है ना, कॉमन फैक्टर 7 आ गया। हमने तो माना था कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, पर इसमें तो 7 कॉमन फैक्टर आ गया, ठीक है ना। अब ये ऐसा क्यों आया, क्योंकि हमने क्या कुछ गलत माना है, ठीक है ना। तो हमें ये चीज समझ में आनी चाहिए, देयरफॉर a and b हैव अ कॉमन फैक्टर 7। अब ये चीज हमारे पास आ गई, तो हम लोग क्या लिखेंगे, therefore a and b have at least 2 as common, have at least लिख सकते हो, at least, क्योंकि और भी हो सकता है, at least common factor of 7, ठीक है ना। अब but this contradicts, but हम लोग लिखेंगे but this contradicts the fact that A and B are co-prime, ठीक है ना। co-prime का मतलब दोनों में कॉमन फैक्टर सिर्फ 1, ठीक है ना। अब ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हमने assumption गलत था, वही हमें वर्ड्स पे लिख देना। This contradiction have arisen because of our assumption that root 7 is rational, ठीक है ना। तो बोलेंगे this contradiction has arisen due to our incorrect assumption that root 7 is rational, ठीक है ना। Hence root 7 is क्या, irrational, ठीक है ना। और ये हमारा प्रूफ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको स्टार्टिंग में लग रहा होगा कि क्या अजीब अजीब सी चीजें हैं, पर ये क्या होगा, प्रैक्टिस करते करते ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। इसे फटाफट देख लीजिए। ठीक है, चलिए अब मैं आगे बताता हूँ। एक दूसरे टाइप का क्वेश्चन भी होता है, वो भी हम अब डिस्कस कर लेते हैं। ये 2 टाइप के क्वेश्चन इस पर्टिकुलर उसमें बनते हैं, ठीक है ना। अच्छा, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो हमने 9th में देखा था, उसी को हम आगे कंटिन्यू कर, ठीक है ना। तो आपको थोड़ा थोड़ा पता होने से भी चलेगा। यहाँ पे क्या है, क्या बोल रहे हैं कि मान लीजिए आपके पास एक रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर, और एक इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर, ठीक है ना। एक रैशनल नंबर है और एक इरेशनल नंबर। अगर मैं दोनों को प्लस करूं, मतलब ऐड करूं, मतलब रैशनल प्लस इरेशनल को ऐड करूं, तो क्या आएगा, इरेशनल ही आएगा, ठीक है ना। एक रैशनल और एक इरेशनल नंबर को ऐड करने से क्या आएगा, इरेशनल आएगा। एक रैशनल और इरेशनल नंबर को माइनस करो तो क्या आएगा, इरेशनल ही आएगा। एक रैशनल और इरेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करो कभी भी इरेशनल आएगा। और एक रैशनल और इरेशनल नंबर को डिवाइड करना है, किसी कोई भी ऊपर नीचे हो सकता है, i बाई r, ठीक है ना। दोनों केस में इरेशनल ही आएगा, ठीक है ना। याद रखिए यहाँ पे 0 नहीं होना चाहिए, मतलब कोई भी रैशनल नंबर 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। r मतलब रैशनल है, i मतलब इरेशनल है। r मतलब रैशनल, i मतलब इरेशनल। क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, एक
रैशनल नंबर ले लो और एक इरेशनल नंबर ले लो, दोनों को प्लस करो या माइनस करो या मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो, हर समय इरेशनल ही आता है। ठीक है ना। जैसे मान लीजिए मैंने रैशनल नंबर ले लिया 2, ठीक है ना, 2/1 मतलब 2, और ये ले लिया मैंने √5। अगर मैं दोनों को प्लस करता हूँ इरेशनल, दोनों को माइनस करता हूँ इरेशनल, दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ इरेशनल, दोनों को डिवाइड करता हूँ ये भी इरेशनल, देख सकते हो, है ना। तो क्या कह रहा है कि एक रैशनल और एक इरेशनल नंबर को मल्टीप्लाई, डिवाइड, ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से इरेशनली आएगा हर समय। ठीक है ना, याद रखिए ये चीज। ठीक है, अब हम लोग इसको यूज करके क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए आपको एक क्वेश्चन दिया कि क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रूव दैट 3 minus √7 is, ठीक है ना, क्या इज इरेशनल। ठीक है ना, तो वही सेम चीज कि मान लेते हैं उसका कॉन्ट्रडिक्शन कि 3 minus √17 क्या है, इज रैशनल। ठीक है ना, इज रैशनल। देन 3 minus √17 क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू a/b। ठीक है ना, वेयर a एंड b आर को-प्राइम मतलब दोनों में कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 है। अब इसको आप रीअरेंज करो तो 3 minus a/b इज इक्वल टू √17 हो गया। पॉजिटिव एक तरफ रखना है, ठीक है ना, मतलब रूट वाला एक तरफ, बिना रूट वाला एक तरफ। तो ये क्या हो गया, 3b minus a/b इज इक्वल टू √17, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि √17 इज रैशनल। ठीक है ना, √17, ठीक है ना। वाई, क्योंकि इफ as a and b are integers, ठीक है ना, 3b minus a/b is rational। ठीक है ना, क्योंकि इंटीजर बाय इंटीजर रैशनल नंबर होता है, तो ये रैशनल। ठीक है ना, बट दिस contradicts the fact that √17 is irrational। ठीक है ना, irrational। ठीक है ना, so √17 is irrational। so क्या irrational होगा, ये स्टार्टिंग का मतलब, so 3 minus √17 is irrational। अब देखिए ये इसका सबसे बड़ी, इस तरह के क्वेश्चन में सबसे बड़ी समस्या क्या होती है, ज्यादातर क्योंकि हमारा बेसिक उतना स्ट्रांग नहीं होता है, हमको बात समझ में नहीं आता ये क्या हो रहा है, कैसे लिखते रहे। आपको बार बार जो मैंने लिखवाया है उसको पढ़ना होगा और वीडियो को बार बार देखना होगा, तब आपके समझ में आएगा ये चीज, ऐसे समझ में नहीं आ सकता है। ठीक है ना, किसी किसी को आएगा, किसी को नहीं आएगा। तो आई होप आपको ये क्लियरली समझ में आया, इसको देख लीजिए ठीक से। ठीक है, चलिए।